तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग एक और स्पेशल इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है द आदित्य L1। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि आज 1 सितंबर है और 2 सितंबर को इसकी लॉन्च होने वाली है सुबह 11:50 पे। उस स्ट्रीम को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि भारत की पहली सन ऑब्जर्वेटरी आप कह सकते हो, सन स्पेसक्राफ्ट जो कि सन को स्टडी करने वाला है, वो जाने वाला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2008 में चंद्रयान कैंपेन शुरू हुआ था। मतलब चंद्रयान 1 गया था, उसके बाद चंद्रयान 2 गया और अभी चंद्रयान 3 गया है। तो ये चंद्रयान कैंपेन है, तो इसको आप सन कैंपेन की शुरुआत मान सकते हो। ये वो पहला मिशन होने वाला है जो भारत की ओर से सन को स्टडी करेगा। अगर मैं थोड़ी सी बात पहले चंद्रयान 3 की कर लूं तो आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2023 को साउथ पोलर रीजन के अंदर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और तब से लेके वो अब तक काम कर रहा है। हालांकि एक ल्यूनर डे यानी कि अराउंड 14 डेज के आसपास इसकी लाइफ है, तो इसने अराउंड 8 से 9 दिन तो काम कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि क्या काम कर रहा है, क्या गजब काम कर रहा है। मून क्वैक्स की वो स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, साथ में कई सारे उसने मिनरल्स वहाँ ढूंढ निकाले हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि सल्फर हो गया, आयरन हो गया। फिलहाल हाइड्रोजन की खोज वहाँ पे जारी है उसकी तरफ से। और एक कमाल का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने वहाँ पे स्टडी किया कि जो मून की सरफेस है, मतलब उस पोल के आसपास की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से सुनना, वो 50 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आप 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे जाओगे, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी को खोद के नीचे जाओगे, तो वहां का टेम्परेचर -10 डिग्री है। कैन यू इमेजिन? 60 डिग्री का फर्क है। क्या क्या चल रहा है हमारी अर्थ के बाहर आप लोग देख सकते हो, कितनी कमाल की चीज है। ठीक है, तो चंद्रयान तो अपना काम जोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन कल 2 सितंबर को आदित्य L1 अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आदित्य L1 को PSLV से भेजा जाएगा, PSLV C57 से भेजा जाएगा, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है जो कि पोलर सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाने का काम करता है। इसका नाम ही है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में वैसे पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको पता है कि सैटेलाइट्स अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि जियो सेंट्रिक सैटेलाइट अलग होती है, जियो स्टेशनरी, वो दूर से 36,000 किलोमीटर दूर से काम करती है। वहीं जो पोलर सैटेलाइट होती है वो 100, 150, 200 किलोमीटर ऊपर होती हैं और वो लगातार धरती के चक्कर काटती रहती हैं, एक दिन में कई बार चक्कर तक काट लेती हैं। तो उन्हें भेजने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल होता है, उसी व्हीकल का इस्तेमाल हमारे आदित्य L1 को भी भेजने के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आदित्य का मतलब तो सूर्य है ही, लेकिन L1 क्या है? तो देखो, L1 एक लैग्रांजे पॉइंट है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धरती के आसपास लगभग 5 लैग्रांजे पॉइंट हैं। यहाँ पे सन की तरफ L1 है, इधर L2 है, L3, L4, L5 आपको नजर आ रहे होंगे। अब देखो, एक चीज समझो कि लैग्रांजे पॉइंट होता क्या है। देखिए, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टेबल होते हैं। मतलब उन पे चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगता है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, और उस जगह पे अगर आप अपना कोई सैटेलाइट लगाएं या फिर कोई टेलीस्कोप लगाएं तो वहां से आप स्पेशल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में JWST यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को आपको याद होगा L2 पॉइंट पे भेजा गया था, मतलब अर्थ से दूर भेजा गया था। वहां पे क्या है कि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, मतलब वो सन से दूर है, थोड़ा दूर है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो इंफ्रारेड लाइट को कैच करता है और उससे इमेजेस बना के देखता है। मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रारेड लाइट की मदद से यूनिवर्स को स्टडी किया जाए। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 को सन को स्टडी करना है तो वो सन की तरफ जाएगा, मतलब L1 पे जाएगा। अब ये जो L1 है वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। चांद की डिस्टेंस क्या है? अराउंड एवरेज डिस्टेंस की बात करोगे तो 3,84,000 किलोमीटर है। अभी तो हालांकि थोड़ा सा पास है, अभी जो ब्लू मून हुआ था, सुपर मून आपने देखा होगा, उसमें चांद काफ़ी पास आ गया था, तो है ना, तो ये पास वाली डिस्टेंस है। लेकिन आप एवरेज डिस्टेंस की बात करोगे तो 3,84,000 किलोमीटर है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये तो इतनी है, 15 लाख किलोमीटर जाना है तो अराउंड 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। इसमें होगा ये कि ये जो PSLV है, इसकी मदद से इसको अर्थ के बाहर निकाला जाएगा और इसे एक बहुत बड़े वाले ऑर्बिट के अंदर, अर्थ का जो सबसे बड़ा एक्सेंट्रिक ऑर्बिट होगा ना, आपको पता है अर्थ के आसपास कई ऑर्बिट्स हैं जिसपे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। एक छोटा ऑर्बिट भी है, एक थोड़ा बड़ा भी है, एक सबसे बड़ा भी है। तो सबसे बड़े ऑर्बिट को सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिक ऑर्बिट कहा जा सकता है। उस ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद इसे रिलीज कर दिया जाएगा L1 की तरफ। L1 पॉइंट मैंने आपको जैसा बताया कि ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि वो पॉइंट स्टेबल है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट सीधे सीधे काम नहीं करता है। मतलब इस पॉइंट के आसपास अगर कोई चीज़ आपको भेजनी है
तो वो इसके आसपास एक होल ऑर्बिट के अंदर घूमेगी, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि इसके आसपास इसको घूमते रहना पड़ेगा और फिर ये ऑर्बिट करेगा, राइट। मतलब एक तरफ अर्थ कर रही है, फिर ये ऑर्बिट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जब आप लैग्रांजे पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे ये एक ऐसे ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा, घूमेगा, और फिर इस तरीके से भी घूमेगा आगे की तरफ भी, और फिर सन को स्टडी करेगा। तो लैग्रांजे पॉइंट पे भेजने का काम जो है वो अराउंड 4 महीने के अंदर पूरा होगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर होने वाला है। क्योंकि आपको पता है पहले तो इसको ऑर्बिट पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद 15 लाख किलोमीटर है, तो 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे आदित्य L1 के अंदर 7 पेलोड्स लगाए। अब ये पेलोड्स क्या होते हैं, देखो, अगर हमें उसे स्टडी करना है तो स्टडी करेंगे कैसे? स्टडी के लिए कुछ यंत्र भी तो होने चाहिए। तो उस यंत्र को स्पेस साइंस की भाषा में आप लोग पेलोड्स कहते हो। तो 7 तरीके के यंत्र होंगे जो 7 तरीके से उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी कौन से 7 पेलोड्स हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला है VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। अब ये क्या होता है? देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इमेज लेगा कोरोना की। अब ये कोरोना क्या है? कोरोना वायरस नहीं है, वायरस वहां तक नहीं पहुंचा है। कोरोना ये है कि जो सन है, सन के आसपास की फ्लेयर्स की वजह से एक माहौल वहां तैयार होता है। माहौल इन द सेंस ये होता है कि वहां पे सोलर विंड्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जिसको सन की लाइट की वजह से डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। कुछ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको स्टडी करने के लिए, इसको मतलब इसकी फोटोग्राफी करने के लिए, इसकी स्पेक्ट्रोमेट्री करने के लिए एक स्पेशल यंत्र बनाया गया है VELC। तो ये उसकी तस्वीरें लेगा। और मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आपको सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोना देखना है सन का, तो आप एक सोलर एक्लिप्स के दौरान देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, तो आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसके बाद आता है सूट। जी हाँ, ये सूट भी पहन के गया है, लेकिन इसका असली मतलब है एक सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यानी कि ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर इमेज लेगा इसकी, सन की। अब सन का भी जो फोटोस्फेयर है, देखो, सन के ऊपर का जो सरफेस का एरिया होता है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। और उस सन के आसपास जो प्लाज्मा की स्टेट होती है, ठीक है, उस प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फेयर। मतलब वो क्रोमोस्फेयर की थिन लेयर बनी हुई होती है। इन दोनों की जो स्टडी है वो इस टेलीस्कोप की मदद से की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि एक प्रॉब्लम है बहुत पुरानी सन की, वो है कोरोनल हीटिंग। अभी कोरोनल हीटिंग क्या होती है? देखो, उसको जरा ध्यान से समझ लेना। क्या है कि जो सन है, सन का जो कोर है, अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। लेकिन जब आप सन के बाहर आते हो, तो बाहर आते आते जो सरफेस है वो अराउंड 5000 या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली बात करोगे तो 5500 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब आप थोड़ा और बाहर आते हो सन के बाहर, तो होना ये चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो घटना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस पे इतना है तो बाहर तो और कम होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके बाहर जो प्लाज्मा स्टेट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ज़रा सोच के देखिए कि सरफेस से भी बहुत ज़्यादा है में है। अब ये कैसे हो सकता है? आप जरा सोच के देखो कि सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम है और बाहर जो कोरोना की पूरी लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर सन उसको हीट दे रहा है तो इसकी हीट अल्टीमेटली कम होनी चाहिए, क्योंकि हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ ट्रेवल नहीं करती, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जाती है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चाय का कप लेके बैठे हुए हो कमरे के अंदर, तो वो ठंडा ही हो जाएगा अल्टीमेटली, गर्म थोड़ी रहेगा, क्योंकि हीट जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है। तो ये जो कोरोनल हीटिंग की प्रॉब्लम है, ये बहुत पुराना पैराडॉक्स है एक तरीके का सन का, कि आखिर हो कैसे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको हीट कहीं बाहर से मिल रही हो, इसका हीट का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल हो, तो उसकी स्टडी ये टेलीस्कोप करेगा, सूट करेगा। इसके बाद जो तीसरा पेलोड है वो है सोलैक्स, यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब ये है, इसके नाम से पता चल रहा है कि लो एनर्जी की जो एक्सरे है उसको कैच करने का काम ये वाला यंत्र करेगा। आप ये कह सकते हो कि ये सॉफ्ट सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करेगा सॉफ्ट एक्सरेज की मदद से, और उसकी फिर स्पेक्ट्रोमेट्री भी करेगा कि इसके अंदर है क्या, किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा जो अगला यंत्र है वो हार्ड के लिए है, मतलब जो हार्ड एक्सरे होंगी उसको कैच करने का काम वो दूसरा करेगा। तो ये समझ लो कि दो यंत्र हैं, एक सॉफ्ट एक्सरेज को खींच रहा है, एक हार्ड को खींच रहा है। दोनों ही स्थितियों में एक्सरे का यूज किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक तरफ सॉफ्ट एक्सरे, एक तरफ हार्ड एक्सरे। तो ये जो चार मैंने आपको पेलोड्स बताए हैं, VELC, सूट और फिर ये सोलैक्स और ये फिर ये हार्ड वाला, मतलब हार्ड एक्सरे वाला, ये जो जितने चारों पेलोड्स हैं ये चारों के चारों सन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे। याद रखिए, चार पेलोड्स जो हैं वो डायरेक्टली सन की तरफ देख के उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो तीन पेलोड्स हैं
वो सन की तरफ नहीं देखेंगे, मतलब वो डायरेक्टली स्टडी नहीं करेंगे, उनका काम थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? पांचवा है एस्पेक्स, यानी कि आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट। आप ये समझ लो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। इसमें होगा क्या कि जो भी पार्टिकल्स सन से निकलेंगे, अब आपको पता है कुछ पार्टिकल्स प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम्स भी हो सकते हैं, तो उन सबको डिटेक्ट करके उनकी स्टडी करने का काम ये एस्पेक्स करेगा। लेकिन खास बात ये है कि ये सिर्फ हैवी आयंस को उठाएगा। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन है वो काफ़ी हैवी आयन है, उसके अलावा हीलियम पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है वो भी हैवी है, और इसके अलावा भी अगर कोई आता है तो उसको भी कैच वही करेगा। इसके बाद आते हैं पापा, सारी दुनिया का पापा, यानी कि जैक द पापा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। इसका मतलब है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी कि PAPA। इसका काम यही दिख रहा है आपको, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा की स्टडी करना। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? देखो, अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा लोगे, उसको गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी, गैस में होते हैं पार्टिकल्स। उस गैस को और ज़्यादा गर्म करोगे, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें प्रोटॉन अलग और इलेक्ट्रॉन अलग, ठीक है? तो मतलब ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट की जो स्टडी है वो ये पापा करेंगे। अब इस चीज़ को समझो कि वो हार्ड पार्टिकल्स की भी स्टडी कर रहे हैं और जो मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जो हल्के पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये दोनों काम कर रहे हैं, तो मतलब ये एस्पेक्स का काम भी कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर वाला पेलोड आपको बताया ना। तो एस्पेक्स और पापा दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन जो पापा है वो थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों पेलोड्स जो हैं वो आपके पार्टिकल स्टडी के लिए होंगे, जो डायरेक्टली सन की स्टडी नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है फाइनल पेलोड, जो कि है मैग्नेटोमीटर्स। इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहा है। सन की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने की वो कोशिश करेगा, लेकिन मेन काम जो होगा वो इंटरप्लैनेटरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप इस डायग्राम में देखो, ये 3 एक्सियल होने वाला है, मतलब इसके 3 एक्सेस होने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से उस ओरिएंटेशन के अंदर काम करेगा। तो ये जो आपके 7 पेलोड्स हैं, ये 7 तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड रिजल्ट्स आएंगे। अब आप चाहें तो किसी में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप चाहें तो पार्टिकल्स के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड है तो पापा की स्टडी देख सकते हो, एस्पेक्ट्स की स्टडी देख सकते हो। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये 7वां जो पेलोड है मैग्नेटोमीटर, ये आपको बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर तरीके से स्टडी करने की कोशिश की जाएगी सन को। तो दोस्तों, ये होने वाला है आदित्य L1, और इसको लेके सुपर एक्साइटेड है हम सब लोग, इसरो भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सवाल निकल के आते हैं जो आपके और मेरे लिए जानना ज़रूरी है। पहला सवाल कि हम सन को इस तरीके से स्टडी क्यों कर रहे हैं, और दूसरा सवाल, हम सन को स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम कर ही क्यों रहे हैं। देखो, पहले सवाल का जवाब समझ लो कि जो साइंस है ना वो ऐसे ही काम करती है कि वो डायरेक्टली किसी चीज़ को अगर नहीं पढ़ पाती है तो वो इनडायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करती है। अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, कुछ चीज़ों को मैं आपको स्टडी करने के लिए कहूँ, जैसे कि आपका टीवी है उसको स्टडी करके दिखाइए, रेडियो को कीजिए, कूलर को कीजिए, और भी कोई चीज़ें उसको स्टडी कीजिए, तो एक हद तक तो आप कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद उसको स्टडी करने के लिए ना आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड है कि सन के आसपास के माहौल को समझो, जिससे सन समझ में आ सके। दूसरा जो सवाल है कि हम सन को स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो ज़रा सोच के देखो कि सन एक स्टार है। अगर हम सन को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी गैलेक्सी के सभी स्टार्स को स्टडी कर सकते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ तो होगी, कुछ एक अलग चीज़ तो होगी जो सब में एक जैसी पाई जाती होगी। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम सन को स्टडी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि न सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी, बल्कि और भी जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनमें भी जो स्टार्स हैं उनके लिए भी हमें एक कॉमन फैक्टर हमारे सन से मिल जाए। तो यही कारण है कि हम सन को स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ एक नया जानने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक आप इसरो की स्ट्रीम को ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रीम में आपको काफ़ी कुछ देखने को, सीखने को मिल जाता है, उसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, आदित्य L1 को हमारी शुभकामनाएं, इसरो को हमारी शुभकामनाएं, पूरे भारत को हमारी शुभकामनाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।